देखिए आप सभी बच्चों ने या बहुत सारे बच्चों ने तो ऐसा किया होगा कि बजट की जो क्लास है अन्य अन्य प्लेटफॉर्म से ले ली होगी, और बहुत से बच्चे इस क्लास को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो भाई देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बजट तो आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन बजट से क्वेश्चन किस टाइप से बनाने होते हैं, छांटने होते हैं, और आपके एग्जाम में कितना पूछा जा सकता है बजट से। इसके अंदर देखिए मैंने एमसीक्यू भी रखे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बजट की जो हिस्ट्री होती है स्टैटिक होती है उससे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा भाई प्यारे बच्चों, जो इसकी बेसिक है, जो अभी हाल ही में 2024-25 का जो बजट पेश किया गया उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आएगी। तो देखिए इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। थोड़ी सी क्वालिटी का इशू आज हो सकता है, क्योंकि देखिए व्हाइट बैकग्राउंड होने की वजह से तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। मैं रिक्वायर्ड करूंगा आपको कि भाई आप ना थोड़ी सी अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। 2000 जो 24 और 25 का बजट था वो देखिए शॉर्ट बजट आया है, और इस बजट को कहा जा रहा है अंतरिम बजट। कौन सा बजट है ये? अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्या होता है ये जानना जरूरी है आपको। दरअसल क्या होता है, जब भी 5 वर्ष के अंदर जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उस समय ये कहा जाता है, संविधान के अंदर ये प्रावरूप दिया गया है कि जो बजट होगा वही सरकार पेश करेगी जो मौजूदा टाइम पे होगी। चुनाव के बाद कंडीशन बदल भी सकती है, सरकार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो उस पर्पज से ये बजट पेश किया जाता है कि अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, केवल कब तक के लिए कि जब तक चुनाव होंगे। उसके बाद इसको परमानेंट बजट पेश किया जाएगा जिसकी भी सरकार बनेगी। मान लीजिए अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार अभी चुनाव लड़ेगी, जो चुनाव होने वाले हैं लोग, बाई चांस उनकी सरकार नहीं बनती तो फिर क्या होगा, जो पार्टी नहीं आएगी वो बजट पेश करेगी। तो जिस सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया जरूरी नहीं कि वो परमानेंट बजट भी पेश करे। तो इस वजह से हर 5 वर्ष के बाद अंतरिम बजट आता है। तो इस बार का बजट भी अंतरिम बजट था, और अंतरिम बजट जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं। इसके अंदर लुभावने बजट भी कहा जाता है इनको, तो लुभाने वाले बजट होते हैं वैसे। और इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा वो किया गया है 2014 से लेकर 2023 तक की जो उनकी योजनाएं थी, उनके कार्य थे, उनके बारे में काफी ज्यादा इसके बारे में बताया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये चुनावी स्टंट के रूप में बताया गया है कि भाई हमने क्या काम किया है और कितना भारत का जो विकास हुआ है। चलिए उसी पर्पज से बात करते हैं। देखिए इस बजट को जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है विकसित भारत @ 2047, यानी कि जो भारत है उसको विकसित करने का जो इस सरकार का लक्ष्य है वो 2047 तक का है। आपसे यही क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि भाई आपसे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो लक्ष्य है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो कब का है, तो 2047 तक का। सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ जो है ये भारत को विकसित करने वाली है ये सरकार, और इसी के तहत ये अंतरिम बजट पेश किया गया है। आगे बात करते हैं पिछले 2014 से लेकर 2023 तक जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत के विकास से रिलेटेड व्यवस्था है, जो भारत की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही है। आपसे क्या क्वेश्चन बनेंगे। विकास कुमारी, नमस्ते भाई बच्चों। आपसे क्या क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जिन बच्चों ने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी उनके लिए लगता है, या जिन बच्चों ने सही से इसको नहीं पढ़ा। अब देखिए यहीं पर मैं बात करूं, ये पोर्शन वो है जिसमें क्या है कि 2014 से लेकर 2023 तक का जो है वो डाटा बताया गया है। आपसे क्या पूछेगा, जैसे यहां पर ये है दिया गया है गरीबों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो यहां से देख सकते हो 2006 की बात करें तो गरीबी प्रतिशत भारत के अंदर 55.3 था, जो आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या एग्जाम के अंदर भाई बच्चों, ये पूछेगा कि वर्ष 2022 और 23 में गरीबी प्रतिशत कितना रहा है, तो भाई ये रहा है
3%। ऐसे ऐसे फैक्ट ही आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे। बाकी हमें इसमें मत्था करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। आपसे सिंपल ये चीजें पूछी जाएंगी कि भाई ये बताइए कि 2023 में जो गरीबी आंकड़ा है वो कितना है, 11.3 है। 2019-21 में कितना था, 19 से 21 में तो 15% था। अभी बात करें तो कितना घटा है, तो आप इससे घटाकर इसका एवरेज निकाल सकते हो कि कितनी प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि कमी वाले क्वेश्चन नहीं बनते, सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि वर्तमान में जो गरीबी प्रतिशत है भारत के अंदर वो कितना है, तो 11.3। यहां बात करें सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, तो स्वनिधि योजना आप सभी को पता होगा, जब कोविड चल रहा था तो रेडी वालों के लिए आई थी 2020 में, जिनको विदाउट सिक्योरिटी 50,000 रुपए तक का 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा था। तो स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडरों से है, यानी कि जो रेडी वाले हैं, जो अपना छोटा व्यवसाय करते हैं, उनको 50,000 रुपए तक का लोन किस में दिया जा रहा था, विदाउट सिक्योरिटी दिया गया था, उनका उत्थान किया गया था। आपसे पूछा जाता है पीएम स्वनिधि योजना कब आई, आपने मार्क करना है 2020 में आई थी। बाकी यहां से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पेपर में ज्यादा चीजें नहीं पूछता। बात करें युवाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण में देखिए यहां क्या है, आईटीआई जो है, आईआईटी जो है, आईआईटीओ की संख्या पहले 16 हुआ करती थी, वर्तमान में 23। आपसे क्वेश्चन बनाएगा वर्तमान में आईआईटी की संख्या कितनी है, तो 23 है। 2023 में ये पूछा गया। 2023 में डाटा जारी किया गया, किसने किया है, तो भैया वित्त मंत्रालय ने किया है डाटा जारी। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत के अंदर एम्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे 2014 में, अब तक संख्या कितनी हो चुकी है, तो भैया 22 हो चुकी है। 2014 में देखिए विश्वविद्यालय जो ये यूनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, तो 723 थी, अब 1113 है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है। वर्तमान में एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट बनते हैं, आपसे बजट थोड़े ना लिखवाएगा, आपसे भारत की अर्थव्यवस्था थोड़े ना दिखाएगा, आपसे तो केवल क्वेश्चन बनाएगा, पुटअप करेगा 4 ऑप्शनों में। तो आपसे पूछेगा कि भैया बताइए भारत के अंदर विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है बजट 2023 के अनुसार, तो आपने बतानी है 1113। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर एक योजना का जिक्र और किया गया है, जिसमें पीएम मुद्रा योजना, इसके लिए देखिए जो ऋण है उसको बढ़ा दिया गया। आपसे नहीं पूछेगा कि कितना बढ़ाया गया, लेकिन आपसे ये योजना बार बार पूछी जाती है कि पीएम मुद्रा योजना जो है ये कब आई थी, तो भैया 2015 में आई थी। 2015 में मुद्रा योजना कब आती है, 2015 में आती है। उसके साथ साथ ही भाई प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ ही प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेते, सभी को आवाज वगैरह तो आ रही है भाई बच्चों, बता दिया करो। उसके साथ पूछा जाता है, यहां पर एक योजना और लिखी हुई है कौशल मिशन। कौशल मिशन कब आता है, तो कौशल मिशन जो आता है आपका ये भी 2000 देखिए 2015 में ही आता है, 2015 में ही आता है, 2015 में। तो 2015 में आता है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2015 को ये मिशन कौशल भारत मिशन या कुशल भारत मिशन स्टार्ट किया जाता है 2015 में। तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपसे एग्जाम में बनते हैं, बजट से आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था का लचीलापन। इसकी बात करें तो बेरोजगारी दर कितनी है वर्तमान में, तो 23-24 की बात करें तो 23-24 में 3.2 है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, यहां गरीबी का आंकड़ा पढ़ा था, यहां पर पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी है। पिछली बार देखिए जो 2021 से 22 तक रही थी, कितनी रही थी, तो 4.1 रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो 3.2 बेरोजगारी दर है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े बनते हैं, ये आपसे कोई चीज नहीं पूछेगा, लेकिन जीडीपी पूछ ले कि जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है उसमें जीडीपी कितनी बताई गई है, जीडीपी भारत की जीडीपी बताई गई है 5.1। कब रहने वाली है, 5.1 रहने वाली है, और ये 2024-25 में रहने वाली है। 2024-25 में जो बजट के अनुसार जीडीपी रहने वाली है 5.1 रहने वाली है, ऐसा बताया गया है। आगे बात करते हैं
देखिए, प्रमुख क्षेत्रों में किसानों का कल्याण किया गया है, ऐसे आंकड़े जारी किए गए हैं। और उसके लिए देखिए पीएम किसान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, फसल बीमा योजना के तहत 400 करोड़। बाकी नहीं पूछेगा एग्जाम में, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पूछता है इनसे, केवल योजनाएं पूछता है पीएम किसान योजना कब आती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आती है। तो ऐसी ऐसी चीजें बन जाती हैं। बात करें यहाँ पर नारी शक्ति, नारी शक्ति में देखिए महिलाओं की जो भूमिका है 2017-18 में जो महिलाओं की भूमिका का आंकड़ा आया था कि भारत के अंदर जो कार्यरत भूमिका में है महिलाएं, यानी कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो उसमें केवल 23.3% जो महिलाएं थी वो अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाती थी। लेकिन अभी की बात करें 2022 और 23 में आंकड़ा बढ़कर कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है 37 यानी कि 37% का यह आंकड़ा हो चुका है। तो ऐसे फैक्ट बनाता है कि वर्तमान में जो श्रम में है, श्रम में महिलाओं की भागीदारी क्या है। श्रम का मतलब ये हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी क्या है। अर्थशास्त्र के जो शब्द होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब कि समझने में आसानी नहीं होती है, लेकिन उन्हें आसान भाषा में यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में आसान बन जाते हैं। यहां पर लिखा है श्रम बल में, श्रम बल का मतलब यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की है, 37% की। चलिए, ये बजट के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पर वर्ष 2024 और 25 में रुपया कहां से आता है। इस पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बजट जब हम जो सरकार पेश करती है तो उसमें ये बताती है कि जो सरकार है उसकी आमदनी का जरिया क्या है। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए कमाए हैं, तो 100 रुपए कहां से आए हैं और ये कहां खर्च किए जाएंगे। ये आपसे कैसे क्वेश्चन बनाता है, आपने बुकों में देखा होगा क्वेश्चन, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता भी होगा कि भाई आपसे पूछा जाता है कि सरकार का सर्वाधिक आय का स्रोत कौन सा है। तो यहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट ही बनते हैं, आयकर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, या कारपोरेट कर है, या सीमा शुल्क है। तो किस चीज से सबसे ज्यादा पैसा आता है भारत के पास में, वो कौन सा जरिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात करते हैं रुपया कहां से आ जाता है। उससे पहले मैं बात करूंगा भाई बच्चों, आपको बताऊंगा कि जो बजट होता है, बजट जो होता है ये 3 वर्ष का विवरण होता है। 3 वर्ष कौन सा, जैसे 2021 और 22 की बात करें, 21-22 में क्या खर्च रहा था, 2023 और 24 में क्या खर्च किया, और उसके बाद की बात करें तो 2024 और 25 में क्या खर्च किया जाएगा। तो कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए आपसे कि कितने साल का विवरण होता है, तो भैया 3 साल का विवरण होता है, जिसमें एक पिछला वर्ष होता है, एक में जिसमें खर्च किया गया है, एक में जिसमें प्लान किया गया है कि हम इतना इतना पैसा इतनी इतनी मदों पर खर्च करेंगे। कितनी बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए, जय हिंद गुरुजी। भाई जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए। तो आपको पता लगा कि जो बजट होता है वो क्या विवरण होता है, 3 वर्षों का विवरण होता है, जिसमें रुपया कहां से आता है। यानी कि मैंने मानने के लिए कहा है, ऐसा नहीं कि 100 रुपए ही कमाता है। 100 रुपए यदि भारत सरकार के पास आ रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं। इसमें सर्वाधिक जो आता है, अब की बात करें 2023 की, तो 2023 में सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा था वो आ रहा था 28% उधार और अन्य जो देयताएं हैं उनसे आ रहा था। भारत सरकार अन्य बैंकों से लोन लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ADB से, अन्य देशों से भी कर्ज लिया जाता है। जिन देशों से भारत का व्यापार होता है, अपने यहां कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कर्ज लिए जाते हैं। तो पैसा उधार के रूप में सबसे ज्यादा आता है। यदि 100 रुपए लिए हैं तो उसमें 28 रुपए कहां से, उधार से आते हैं भारत के पास में। उसके बाद दूसरा जो पैसा आता है सबसे ज्यादा, वो कहां से आता है, तो आयकर से आता है। जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की थी 2007, 8, 9, 10 की बात करूं तो 9, 10 में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत की आय का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। तो उस समय देखिए उत्पाद शुल्क, कारपोरेट कर लगाए करते थे हम।
लेकिन अभी की बात करें तो आयकर से सबसे ज्यादा भारत को आमदनी होती है। 19% जो है आयकर आता है, आमदनी का जरिया आयकर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कारपोरेट कर आ जाएगा, जीएसटी के, सॉरी यहां पर तीसरे नंबर पर अब जीएसटी आ चुकी है भाई बच्चों, क्योंकि मैं आपसे 8 और 9 10 की बात कर रहा था, उस समय यह पूछा जाता था। अभी की बात करें तो जीएसटी से सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, आयकर से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए। यदि आपसे, क्योंकि जीएसटी एग्जामों के अंदर सिलेबस के रूप में दी होती है, जीएसटी से क्वेश्चन बनाएगा, आपसे पूछ ले कि भाई ये बताइए कि जीएसटी से भारत सरकार को कितने प्रतिशत पैसा होता है बजट 2023 के अनुसार, तो आपने बताना कि 18% जो पैसा है वो जीएसटी से रेवेन्यू इकट्ठा होता है भारत सरकार के पास। उसके साथ साथ आयकर से पूछ ले कितना पैसा होता है, 19%, उधार से कितना होता है, 28%। परसेंट के रूप में हल्का फुल्का सा देख लीजिए, नहीं तो ज्यादा और कम में बनाएगा। ये नहीं पूछता क्योंकि इस क्वेश्चन को रखने से सरकार कतराती है, ये पब्लिश नहीं किया जाता क्वेश्चन, हर एक जनता को पता लग जाएगा तो सरकार की फिल्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नहीं रखते, इसलिए इन्हें रखते हैं पहले, दूसरे और तीसरे में और चौथे में। तो 4 ऑप्शन में यदि मिले कि कहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है, हालांकि इसे नहीं देगा, यदि देगा तो आपने यहां से बता देना। चलिए अब बात करते हैं कि रुपया जाता कहां है, सरकार पैसा तो इकट्ठा कर रही है, उसका खर्च क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि भैया ये जो खर्च किया जाएगा ये कैसे किया जाएगा, किस पर सर्वाधिक खर्च करती है भारत सरकार। तो सर्वाधिक खर्च की जब बात करते हैं तो देखिए कई बार तो यह आ जाता है करों और शुल्कों पर, राज्य जो कर और शुल्क होते हैं राज्य सरकार को जो दिए जाते हैं, दरअसल क्या होता है, सरकार प्रत्येक राज्य के डेवलपमेंट के लिए, प्रत्येक जगह के डेवलपमेंट के लिए मतलब राज्यों को पैसा देती है, आवंटित किया गया है पैसा कि इतना पैसा उनको दिया ही जाएगा। तो उसमें सर्वाधिक रूप में तो देखिए पहले क्या था कि राज्यों को ही दिया जाता था, लेकिन अभी की बात करें तो ब्याज भुगतान के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि 28% जो पैसा है हम कर्जे पर ले रहे हैं। अब यदि कर्जे पर ले रहे हैं तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा भाई बच्चों, तो ब्याज के रूप में पैसा दिया जा रहा है 20%। तो ये बहुत बड़ा देखिए कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था विकास में बहुत बड़ी बाधा मानी जा रही है कि भैया ब्याज का 20% पैसा तो हम ब्याज का के रूप में ही दे रहे हैं, इतना भारत सरकार के पास कर्ज है। उसके बाद अन्य की बात करें तो देखिए पेंशन में 4% चला जाता है, केंद्रीय योजनाएं जो चलती हैं उसमें 16% और दूसरी केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें 8%। अब ये क्या चीज है, दोनों के दोनों केंद्र क्षेत्र की जो योजना होती है जिसमें 100% जो होता है केंद्र की भागीदारी होती है, जैसे 60 और 40 के रेशो में योजनाएं जो चलती हैं, और यदि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं जिसमें राज्य सरकार की कुछ भूमिका भी होती है, जिसमें राज्य सरकार भी कुछ पैसा देती है, तो उनके लिए 8% चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था में समझने की जरूरत होती है। लेकिन नॉर्मल की बात करी जाए तो भैया नॉर्मल जो है आपको ये जानना होगा कि कहां सबसे ज्यादा खर्च करती है भारत, तो भारत सरकार करती है करोड़ शुल्कों में राज्यों का भाग पे करती है, तो राज्यों को देती है, जो राज्यों को वितरित किया जाता है पैसा उस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। तो इतनी सभी चीजें भाई बच्चों आपकी समझ में आई होगी। क्वालिटी का यदि इशू है तो ये सब चीजें आपको पीडीएफ में मिलेगी, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए बजट 2024-25 में सर्वाधिक पैसा किन किन पर खर्च किया, आपने कौन कौन से याद करने हैं सारे बताऊंगा। ग्रेजुएशन से कोई एग्जाम होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है, छोटे एग्जामों में नॉर्मल पूछता है कि भैया एक तो ग्रामीण, या जैसे आप देखते होंगे जो लेखपाल वगैरह के एग्जाम बनते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास मंत्रालय पर कितना खर्च किया गया है, तो 1.77। सर्वाधिक खर्च किस पर है, ये नॉर्मल क्वेश्चन सभी एग्जामों, चाहे कोई 10वीं से है चाहे 12वीं से, नॉर्मल बन जाता है वर्ष में। तो उसमें ये पूछता है कि भैया सर्वाधिक खर्च 2024-25 में भारत सरकार का किस मंत्रालय पर रहा है, तो आपने बताना है रक्षा मंत्रालय पर 6.2%। और उसके बाद बात करें तो गृह मंत्रालय नहीं पूछता, रेल मंत्रालय, रेल का कोई पेपर होता है तो उसमें रेल मंत्रालय का बजट पूछ लेता है, सड़क परिवहन मंत्रालय, संचार मंत्रालय और
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इस पर पूछ लेता है। तो ये 4 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जिनका बजट पूछ लेता है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। केवल ये याद रख सकते हो कि सर्वाधिक खर्च जो है भारत सरकार का या बजट में जो आवंटन किया गया है 2023 और 24 और 25 में, वो किस पर किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय पर किया गया है। चलिए भाई बच्चों, कार्यनीति। अब ये बजट जो है इन चीजों पर भारत सरकार जो है खर्च करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक तो देखा कि किन किन चीजों पर खर्च किया गया था। अब यहां से खर्च करने के लिए एक बजट पेश किया कि हम ये चीजें लेकर आएंगे, इस चीज पर खर्च करेंगे। मैंने सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, केवल वो, और वो भी केवल किसके लिए? 1 डे का जो कोई एग्जाम होता है उसके पर्पज से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं बच्चों। चलिए बात करते हैं समावेशी विकास के लिए। आकांक्षित जिला समावेशी विकास छोड़िए, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप काटा मारिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए पॉइंट आपके लिए दो तीन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखिए, बालिकाओं के लिए देखिए सर्वाइकल जो कैंसर है इसके टीकाकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए बजट 2024-25 में भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के टीके के लिए प्रोत्साहन करने जा रही है। किसके लिए? बालिकाओं के लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए। इसमें कितने उम्र से कितने उम्र की लड़कियों को रखा गया है? तो 9 से लेकर 14। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों। चलिए आगे बात करें तो देखिए जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ियों के अंदर जो बच्चों को पोषण दिया जाता है उसके अंदर पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी, यानी पोषण योजना जो है उसके तहत तेजी लाई जाएगी। इंद्रधनुष मिशन जो हुआ था, देखिए ये हुआ था 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है और इसके अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, यानी कि 2.4 तक पहुंच चुका है। अब तो 2.4 तक पहुंच चुका है, तो 0.4 तक, सॉरी भाई बच्चों, 0.4 तक पहुंच चुका है। तो 4 मिशन इसके लॉन्च कर दिए गए हैं अब तक। तो इसके अंदर 7 टीके लगाए जाते हैं, 7 बीमारी जो है, 7 बीमारियों के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष है। तो ये की गई थी, ये जो इंद्रधनुष मिशन है इसके लिए देखिए यू विन प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म रट्टा मार लेना भाई बच्चों, जो मैं बता रहा हूं आपको यू विन प्लेटफॉर्म। हो सकता है आपको क्वालिटी की वजह से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यू विन प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है 2024-25 के बजट में? तो ये मिशन इंद्रधनुष के लिए लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत योजना ये कब आती है? तो भैया ये 2018 में आती है। इसके लिए सभी कर्मियों को, आंगनबाड़ियों को क्या किया जाएगा? तो भाई बच्चों दरअसल जो स्ट्रीम है वो थोड़ी सी रुक गई थी, जिसकी वजह से अभी इसे दोबारा से पढ़ते हैं। हम थे यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत मैं आपको बता रहा था कि भाई आशा कर्मी जो हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तो आयुष्मान योजना मैंने बताया 2018 में आती है और 2018 में आने के बाद इस योजना के अंदर दिया जाता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति परिवार को दिया जाता है। प्रति परिवार को दिए जाते हैं और प्रति वर्ष दिए जाते हैं। किसी परिवार का कोई व्यक्ति जिसका ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो यदि वो बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है सरकार के खर्च पर। तो अब इनमें आशा कर्मियों को भी जोड़ा जाएगा, आंगनबाड़ियों को भी जोड़ा जाएगा और जो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा। नहीं तो 5 परिवार से ऊपर यदि किसी सदस्य के मेंबर हैं उनका बनाया जा रहा था। और देखिए जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जो मनरेगा से बना हुआ है, उनका ये कार्ड बनाया जा रहा था, अन्यथा किसी और का नहीं बनाया जा रहा था। अब जो इनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनका ये आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा इस बजट के तहत। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पीएम गति शक्ति योजना। आपको पता होगा कि ये योजना कब आती है? तो ये योजना आती है 2022 में। 2022 के बजट में इस योजना को लॉन्च किया गया था कि जो रेलवे हैं और सड़कें हैं उनको जो है ज्यादा डेवलप की जाएंगी और इसके तहत ही 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर। आपसे पूछा जाएगा जो अमृतकाल का बजट आया है 2024-25 का,
उसमें कितने रेलवे बड़े कॉरिडोर जो है कार्यक्रम लागू करने के लिए कहा है, तो 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर खोले जाएंगे। तो ये डिजिट रूप में याद रखना। उसके साथ साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते किए जाएंगे, ये केवल समझने के लिए है, एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। विदेशों के साथ की विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सके। उड़ान योजना, उड़ान योजना आपको पता होगा 2017 में आई थी, 2017 में। इससे भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस उड़ान योजना के बारे में जानकारी ले लीजिए कि उड़ान योजना जो है, जो रीजनल हवाई अड्डे थे, मतलब कि जो भारत के लोकल हवाई अड्डे थे, उनको डेवलप करना था, उनका विकास करना था। अब इसमें और विकास किया जाएगा, नए हवाई अड्डे जो हैं उनका व्यापक तौर पर विकास किया जाएगा। मेट्रो रेलवे आप बड़े बड़े महानगरों में देखने के लिए मिल रही होगी, तो इस बजट में यह कहा गया है कि जो वो है मेट्रो जो है, अब जो छोटे छोटे शहर हैं, बड़े महानगरों को छोटे शहरों से भी जोड़ा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली जो है, दिल्ली को मेरठ से जोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे इसको देखिए आगे तक लेकर जाया जाएगा। तो मेरठ मेट्रो जो है उसको जोड़ा जाएगा। तो ऐसी ऐसी योजना इन्होंने बताई है कि हम इस बजट में अब के ये वाला काम करेंगे। आगे बात करें तो निवल शून्य, निवल शून्य क्या है? दरअसल विश्व स्तर पर भारत ने ये कहा है कि हमारे यहाँ से जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन एमिशन जो होता है वो शून्य होगा। शून्य कब तक हो जाएगा? 2070 तक होगा। यानी कि भारत के अंदर से जो कार्बन उत्सर्जित होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, मतलब कि उस कार्बन को हम शून्य कर देंगे 2070 तक की, हमारे यहां से बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही आपसे लक्ष्य पूछा जाएगा कि भारत का जो शून्य कार्बन लक्ष्य है या निविल शून्य लक्ष्य है, ये कब तक का है? 2070 तक का। बाकी इसमें कुछ ये पॉइंट है जैसे पवन ऊर्जा वगैरह, तो इसे आप ना भी पढ़िए, पढ़ना चाहते हैं आप, किसी और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। अभी भारत सरकार ने देखिए एक योजना स्टार्ट की है जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए, देखिए प्रति माह 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी और 1 करोड़ परिवारों को ये सहायता दी जाएगी भारत के अंदर, जिस पर छत पर जो है सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे। तो छत पर सौर ऊर्जा नामक एक योजना भी भारत सरकार ने निकाली है, उसके बारे में किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इस वर्ष जो एग्जाम होंगे उनमें पूछी जाएगी। आगे बात करें तो देखिए ई बसों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो क्योंकि ये शून्य कार्बन का इनका लक्ष्य है, तो जो पेट्रोल वगैरह जो कार्बन फैलाते हैं उन सभी चीजों को धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा। आगे बात करते हैं भाई बच्चों, तो देखिए ये कुछ प्रमुख स्कीमें जो हैं उन पर आवंटित किया गया है पैसा। आपसे पूछा जाएगा, हाँ पूछा भी जा सकता है यदि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, नहीं तो वनडे एग्जामों में बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछना कि कितने करोड़ किस पर खर्च किया गया है। मनरेगा की बात करें, पहले 60,000 करोड़ था, अभी जो है ये 86,000 करोड़ रुपए कर दिया, यानी बढ़ा दिया गया है इसको। और देखिए स्वास्थ्य जो है आयुष्मान भारत योजना पर पहले 72 था, 75,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरह बस दो को आप देख लीजिए। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा पर पहले देखिए 49-70 था, अभी देखिए ये 8500 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इस तरह से बस केवल ये 2-3 चीजें हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो 2023 में ही स्टार्ट हुआ था, 2023 का बजट आया था, उसी में कहा गया था, इस पर पहले देखिए 297 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अब 600 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। ये कुछ ज्यादा मतलब कि आपको जानने की आवश्यकता है, एग्जाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि 2024 तक लक्ष्य था, ये लक्ष्य ही पूछता है एग्जाम के अंदर, लक्ष्य ये था कि 2024 तक प्रति एक व्यक्ति को या परिवार को कह सकते हैं, परिवार को घर मुहैया हो जाएगा, घर दिया जाएगा। ये लक्ष्य था भारत सरकार का, जिसमें 3 करोड़ परिवारों को तो दे चुके हैं आवास। अभी ये कहा कि अगले 5 वर्षों में हम 2 करोड़ आवास और देंगे। उसके बाद आगे बात करें तो भाई बच्चों, आगे यहां पर एक पॉइंट ये है, जैसे कि अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को G20 जो है, G20 2023 का जो आयोजन हुआ है, तो G20 का 2023 का जो आयोजन हुआ था ये भारत के अंदर ही हुआ था, ठीक है।
ये 60 स्थानों पर भारत की इसकी अलग अलग समिट हुई थी और G20 की अलग अलग समिट हुई थी, वैश्विक समिट। उससे हुआ क्या था कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला था। तो बस ऐसे ही सरकार ने यह कहा है कि हम ऐसे ऐसे इवेंट भारत के अंदर कंडक्ट कराएंगे ताकि अलग अलग जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और वहां से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। चलिए भाई बच्चों, इसके बाद हो जाते हैं MCQ स्टार्ट। यहां से एग्जाम में हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी को ये फैक्ट पता होने चाहिए। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है भाई चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है बजट शब्द का अर्थ। आगे बात करें, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन जो है वो भारतीय बजट व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। भारत का पहला बजट जो है देखिए 18 फरवरी 1960 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, अभी हमने बात करी थी कई बार जेम्स विल्सन आपको ऑप्शन में नहीं देखने के लिए मिलता, तो भारत में सबसे पहले बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। व्यक्ति कौन थे? जेम्स विल्सन थे। और 18 फरवरी 1860, गलती से मैंने आपको 1900 बोल दिया, तो 1860 ईस्वी को पेश किया गया था। आगे बात करें, बजट, पहला बजट कब पेश किया गया था? अभी मैंने आपको बताया ही है 1860 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रयोग किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है, तो भैया बजट शब्द का तो कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन बात करें 112 की तो इसके अंदर मिलने वाला है। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण इसका इस प्रकार का जिक्र है, बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आर्टिकल मिलेगा आपको 112। आगे बात करें, संविधान में बजट शब्द की जगह किसका उपयोग है? ये मैंने अभी बताया, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इंग्लिश में। और देखिए हिंदी की बात करें यदि पूछता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण। उपयुक्त दोनों इसके सही हो जाएंगे। किस वर्ष सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? पहले क्या होता था, देखिए रेल बजट और आम बजट एक साथ साथ पेश किए जाते हैं, अभी भी एक साथ पेश किए जाते हैं, लेकिन बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसके अंदर क्या हुआ कि रेल बजट को अलग कर दिया गया और जो आपका आम बजट है उसको अलग कर दिया गया। तो वो क्या था? 1924। किसकी कमेटी पर? तो एकवर्थ कमेटी पर। एकवर्थ की कमेटी जो थी इसकी सिफारिश पर ही रेल बजट को, जो रेल बजट है, रेल बजट, इसको किससे? आम बजट से अलग किया गया। अलग, आम बजट करके लिख लेना भाई बच्चों, बजट आम बजट से अलग किया गया, आम बजट से अलग कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? एकवर्थ, 1924 में। एकवर्थ कमेटी की गठन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं भाई बच्चों। भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया? अब क्वेश्चन ये है कि दोनों को मर्ज कब किया गया? तो मर्ज की बात आएगी तो 2016 में किया गया, लेकिन पेश जो किया गया था, प्रथम पेश जो किया गया था 2017 में किया गया था। किसने किया था रेल बजट और आम बजट को एक साथ? तो ये थे अरुण जेटली जी के द्वारा ये एक साथ पेश किया गया था। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो पता लग गया होगा आपको, वित्त मंत्रालय बजट को पेश करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। हाँ भाई बच्चों बनते हैं, निशांत वर्मा, बी। चलो भाई सही बच्चों, 1924 2016, बहुत अच्छी बात है। आप आंसर दे रहे हो तो आंसर बहुत अच्छी बात है भाई बच्चों। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का R.K. सन्मुख सेठी जी के द्वारा ये पहला बजट पेश किया गया था। चलिए, ए
निम्नलिखित में से कौन सा बजट जो है कौन सा बजट भारत सरकार का पहला पेपरलेस बजट था? कौन सा बजट इनमें के भारत सरकार का पहला पेपरलेस बजट था? तो 21 और 22 का जो बजट था ये पहला पेपरलेस बजट था। 21 और 22, 12 का ए, ठीक था भाई बच्चों, इसका सी बताया बच्चों ने, ठीक है। चलिए आगे, स्वतंत्र भारत का पहला सन्मुख शेट्टी ने किया था बजट, पहला बजट पेश किया था, कब किया था? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने कब पेश किया था, तो इसका भी आंसर दे दीजिए बच्चों। तो इसका है 26 नवंबर 1947 को पहला बजट इनके द्वारा पेश किया गया था। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? तो 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, 21, 22 और 23 में पेश किया जा चुका है। आगे बात करते हैं, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। पूर्णकालिक मतलब कि किसी और प्रभार, कोई और प्रभार नहीं है, केवल वित्त मंत्रालय उनके पास है, तो उसे कहेंगे पूर्णकालिक। तो ट्रेड राज, सी। देखिए इसका सी बताया है सुषमा स्वराज। कौन बता रहा? अच्छा पहले का बता रहे होंगे बच्चे। इसका है आपकी पूर्णकालिक निर्मला सीतारमन जी पूर्णकालिक है। यदि पहली मंत्री पूछेगा, पहली कौन थी? तो पहली थी इंदिरा गांधी जी, पहली थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री होते हुए वित्त मंत्रालय था, इसलिए पूर्णकालिक नहीं थी। आगे बात करते हैं, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो यही थी भाई बच्चों, यही थी पहली वित्त मंत्री। आगे बात करते हैं, बजट में क्या होता है? बजट के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बताइए कि बजट में क्या होता है। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है, 1 और 2 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तब आप बताओगे कि भैया सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। हाँ भाई होता है ऐसा भी। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। हाँ ब्यौरा होता है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। मैंने बताया ही था शुरू में, अलग अलग मंत्रालय को कितनी कितनी, इस बार जो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा दी गई है, तो ये भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। निशांत का आया है डी, बहुत अच्छी बात है बच्चों। लगातार 5वीं बार बजट पेश, 5 नहीं होगा, अब ये 6 होगा भाई बच्चों। लगातार 6वीं बार पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो ये निर्मला सीतारमन जी बनी है, लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली। आगे बात करें, निम्नलिखित में से बजट का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार बजट का नहीं है? संतुलित बजट, हाँ होता है संतुलित बजट। अधिशेष बजट होता है, अधिशेष भी। घाटे का बजट, घाटे का बजट भी होता है। आरक्षित बजट कुछ नहीं होता। इस प्रकार का कोई बजट भारत के अंदर पेश नहीं किया जाता भाई बच्चों। चलिए आगे, ये दिए गए हैं, आप पीडीएफ में देख लेना इसको। यदि जानने की ज्यादा इच्छा है तो आप जान सकते हैं कि ये क्या होते हैं। संतुलित बजट क्या होता है? जब देखिए संतुलित बजट कहा जाता है अनुमानित सरकारी व्यय जो है विशेष वित्तीय व्यय की अपेक्षा सरकारी प्राप्तियों के बराबर, जितना उन्होंने व्यय करना है और जितना उन्हें प्राप्त हो रहा है वो बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? संतुलित। अधिशेष का मतलब ये होगा कि सरकारी राजस्व वित्तीय अनुमानित व्यय से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जितनी उनकी कमाई हुई है और कमाई से ज्यादा खर्च हो जाएगा, अधिशेष हो जाएगा। और घाटे का बजट क्या होगा? तो सरकारी व्यय विशेष पर वित्तीय वर्ष अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक होगा, तो राजस्व जितना होगा उससे बिल्कुल ही ज्यादा अधिक होगा, घाटे का बजट कहलाएगा। चलिए आगे, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? शून्य बेस बजट का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1987 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो बजट भाषण देखे तकरीबन 4, 4.5, 5 घंटे का था ये भाषण, निर्मला सीतारमन जी का। भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? कितने प्रधानमंत्रियों ने पेश किया है? तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बजट पेश किया है, और तीनों ये हैं भाई, तीनों के तीनों ये हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और देखिए इंदिरा गांधी जी। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई जी के द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? देखिए 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। देखिए पहले जो है ये है 28 फरवरी को, यानी कि फरवरी के अंतिम जो दिन होते हैं उसमें पेश किया जाता था।
लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। कभी भी पूछे तो बताना कि भैया 1 फरवरी से कब से पेश किया जा रहा है, तो 2017 से। पहले कब पेश किया जाता था, तो ये 28 फरवरी को। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये 10 बार है भाई, 10 बार। किसके नाम, मोरारजी देसाई के। 2017 से पहले किस तिथि को, मैंने अभी बताई है आपको। देखिए ये किया जाता, फरवरी के अंत में किया जाता था। अभी कब किया जाता है, तो 1 फरवरी को किया जाता है। 2017 के बाद 1 फरवरी को। उसके बाद अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। मिनी बजट क्यों कहा जाता है, कि शॉर्ट बजट होता है, फरवरी में आएगा। फरवरी मार्च के अंदर जो चुनाव होंगे और इन चुनावों के बीच में, यानी कि फरवरी और मार्च, अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है इसका। फरवरी से अप्रैल तक मान सकते हो, इन्हीं 2 महीने के बीच का बजट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी बजट कहा जाता है। या वोट ऑन अकाउंट इसलिए कि लुभावना बजट भी होता है। वोट पाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं निकाल दी जाती हैं कि हम ये करेंगे, तो इसलिए इसको वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट दोनों नाम से जाना जाता है। किस वर्ष जेंडर लिंग बजट जो पेश किया गया था, किस वर्ष पेश किया गया था, 2005-6 को पेश किया गया था जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। एमसीक्यू भी करे हमने, इस वर्ष का बजट भी जाना कि इस वर्ष का बजट क्या था, क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निशांत बच्चे ने सभी क्वेश्चन तकरीबन, स्कोर बहुत अच्छा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, बच्चों पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। और उत्तर प्रदेश पुलिस में यदि आपका फॉर्म भरा हुआ है तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जॉब पक्की कर दोगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भाई निशांत, बहुत ही बढ़िया, गुड। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं नौकरी लेने के लिए। देखिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही किए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो लगी हुई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए जो लेखक हैं उनकी रचनाओं से रिलेटेड है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता। और यूट्यूब पर इतनी सारी जो रचनाएं हैं बच्चों के सिरों पर थोप दी जाती हैं कि उनसे याद भी नहीं होती। तो कंफ्यूजन यही रहता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी थोड़ी हल्की फुल्की लेके आऊंगा जो आपसे नॉर्मल याद भी हो जाएंगी और आपसे पूछी भी जा सकती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।